नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेक आईएएस का यूपीपीसीएस का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और इस टेस्ट में आज जो है कि टेस्ट नंबर 5 है। आज टेस्ट नंबर 5 है और अभी जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें, जैसे अभी लगभग 15 टेस्ट तक 10 या 15 है, यहाँ पर अभी पोल्ट्री के टेस्ट होंगे इसमें। अभी पोल्ट्री के टेस्ट मतलब चल रहे हैं लगातार। उसके बाद है हिस्ट्री के टेस्ट है, उसको हम लोग आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन दिया गया है भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। बताइए। तो इसमें है कि भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, वो दिया गया है भाग 4 में। तो हमारा ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 35 से 51, 36 से 51, 37 से 51, 38 से 51। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो प्रावधान दिए गया, अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि भाग 4 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। जब 36 से 51 तक है तो हमारा 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए ये तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत हैं, और दूसरा कथन है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए। इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद जो है 37 है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 37 में एक परिभाषा दी गई है, मतलब इसके डीपीएसपी के बारे में, कि इसमें है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट जो तत्व हैं उनका लागू होना। इसमें है कि इस भाग में अंतर्विष्ट जो उपबंध दिए गए हैं किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो गए हैं। तो दूसरा कथन तुम्हारा गलत हो जाएगा। और पहला है कि अभी हम लोग देखा कि ये तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत है, मतलब इनकी उपयोगिता है। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 38, 39 का, 40, 43 का। बताइए। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 39 का है, ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। तो इसको जो है कि 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है इसको संविधान में जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा। और एक चीज़ और जोड़ा गया था, 43 का भी जोड़ा गया था, ये हो जाए, और 48 का भी जोड़ा गया था, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करता है। दिए गए अनुच्छेद 38, 39, 40, 41। ये वन लाइनर सवाल है। तीन लोगों मतलब ऐसे सवालों को हम लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें जो है राजनीतिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जो है स्थानीय स्वशासन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन दिया गया। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में वर्णित जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा था कि निदेशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड विस्काउंट, ग्रेनविले ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, विंस्टन चर्चिल। बताइए।
जो है कि इसमें कहा है कि निर्देशक तत्व जो है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है, ये कहा गया था ग्रेनुले ऑस्टिन के द्वारा। तो हमारा बी सही जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल है। पहला, एक राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। दूसरा, एक राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार का उपबंध करेगा। तीसरा कथन जो दिया गया है इसमें, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा पाने का अधिकार का उपबंध करेगा। इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, बताइए। इसमें एक अनुच्छेद है डीपीएसपी में दिए गए हैं, अनुच्छेद 41। ये जो कथन दिए गए हैं सब अनुच्छेद 41 से ही संबंधित है, और तीनों कथन इसमें आप लोग देखिएगा, तीनों कथन जो है अनुच्छेद 41 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 41 में जो व्यवस्था दी है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो तीनों कथन हमारे मतलब अनुच्छेद 41 में ही शामिल हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। अनुच्छेद 41 प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध, और अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ऑप्शन है कि एक, दो और तीन, एक और दो, दो और तीन, केवल एक, बताइए। इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 41 में दिया गया है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, क्या हो जाएगा, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, सार्वजनिक सहायता। तो पहला तो हमारा सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 42 क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद 42 दिए गए काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध किया था, दूसरा हमारा सम्मिलित है। तो तीसरा है कि अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये तो हमारा सम्मिलित है। तीसरा तो दो और तीन हमारे सम्मिलित हैं, तो कौन बन जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। दिए गए ऑप्शन में विजय लक्ष्मी पंडित, एम एन राय, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, बताइए। तो इसमें जो है कि बी एन राव के द्वारा कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। किसके द्वारा, बी एन राव के द्वारा, सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित किया गया था। ऑप्शन दिए गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें के द्वारा, 86वें के द्वारा, 97वें के द्वारा, बताइए। तो एक संशोधन लाया गया था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसी के द्वारा जो है कि व्यवस्था की गया था कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 जो है सहकारी समितियों के गठन एवं प्रबंधन का प्रावधान है। दूसरा, एक सहकारी समितियों के गठन एवं प्रबंधन का प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित था। बताना है कौन सा कथन सही है। केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, बताइए। इसमें देखा जाए तो जो अनुच्छेद 43 दिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का जो है राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारा तो नहीं सही है, ये भी हमारा गलत है। सहकारी समितियों का जो गठन किया गया है वो किया गया है 43 खा के द्वारा, गलत है। जो सहकारी समितियां यानी कि अनुच्छेद 43 खा, इसका भारतीय संविधान में मतलब इसका पहले से कोई प्रावधान नहीं था, ये बाद में किया गया है। बाद कब किया गया है, ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। तो ये भी नहीं सही है, तो हमारा ऑप्शन पर है डी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, दिया है एक सूची 1 भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान से सुमेलित कीजिए।
इसको देखिए, तो इसमें है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या दिया गया है? समान सिविल संहिता दी गई है। अनुच्छेद 45 क्या दिया गया है? अनुच्छेद 45 में दिया गया है कि बच्चों को, 6 वर्ष से कम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 46 क्या दिए है? अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनके हितों में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने के लिए। तो अनुच्छेद 46 हो गया। अनुच्छेद 47 क्या दिया है? कि लोक स्वास्थ्य का सुधार। तो इस तरह से हम लोगों का कौन बन रहा है? 3, 1, 2, 4 बन रहा है। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण सुमेलित हैं? अनुच्छेद दिया, प्रावधान दिया गया है। इसमें दिया गया अनुच्छेद 48, इसमें है कि पशुवध का प्रतिषेध। अनुच्छेद 49 पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 50 निःशुल्क विधिक सहायता। बताइए इसमें से कौन सुमेलित है? ऑप्शन में है केवल एक और दो, केवल 3, उपरोक्त सभी। बताइए। तो अनुच्छेद 48 क्या दिए गए हैं? अनुच्छेद 48 में व्यवस्था है कृषि और पशुपालन का। तो ये तो हमारा पहला सही है, ये सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 49 क्या देगा? अनुच्छेद 49 दिए है राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व जो स्मारक हैं उनका संरक्षण की। ये तो पर्यावरण संरक्षण है। अनुच्छेद 48 कम दिए गया है, मासूमियत नहीं। अनुच्छेद 50 क्या दिएगा? अनुच्छेद 50 दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए। तो मासूमियत नहीं है। निःशुल्क विधिक सहायता 39 कम दी गया। अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं। इस तरह केवल एक सही है, तुम्हारा सुमेलित है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को बंद कर देगा। 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। बताइए। तो एक संशोधन लाया गया था, कब? 1976 में। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के द्वारा जो है प्रावधान किए गए थे राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का वन करेगा। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं, एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 49 क्या है? कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। सुमेलित है कि नहीं? ये तो सुमेलित है। और दूसरा है कि अनुच्छेद 50 ये है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। तीसरा है कि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति, ये सुमेलित है कि नहीं? ये भी सुमेलित है। तीनों हमारे सुमेलित हैं। हमारा विकल्प कौन सा बन रहा है? विकल्प हमारा बन जा रहा है डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था? दिए गए ऑप्शन में सरकारिया समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एस के धर समिति। बताइए। इसको आप लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य जो है जिस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि भारतीय संविधान किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया? ऑप्शन में भाग 3, भाग 4, भाग 4 का भाग 5। बताइए। वन लाइनर सवाल है, हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें है कि मूल कर्तव्यों को जो वर्ण किए गए भाग 4 में किए गए हैं, भाग 4 कम किए गए हैं। ये अनुच्छेद 51 का तहत दिए गए हैं। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में 10, 11, 12, 13। बताइए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। कितना? 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जब आया था 1976 का, इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मूल कर्तव्यों को। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ गया था, तो हो गया टोटल 11। तो हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दूसरा कि भारतीय नागरिकों विदेशियों दोनों के लिए हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। बताइए। पहला कथन है कि इसे जो है मूल कर्तव्य जो प्रावधान है कि सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। सही गलत? सही है। दूसरा कि ये भारतीय नागरिकों विदेशियों के लिए, ये विदेशियों के लिए नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। केवल एक सही, तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिए गए हैं कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ये कथन और दूसरा कारण है। कथन में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय है। कारण दिया गया है कि संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो इसमें हमको बताना है कि कथन सही है कि कारण सही है, या फिर दोनों नहीं सही है, या फिर दोनों सही हैं और जो कथन का जो है कारण व्याख्या कर रहा है। बताइए। पहला कथन कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय है, सही है। इसको जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं करा जा सकता। और कारण दिया है कि सीधे न्यायालय के माध्यम से उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं दी। कारण भी तो सही है, और वो कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। ये तथा और दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है। दिए गए है कि संविधान का पालन करना, समय पर निर्धारित कर देना, समान भातृत्व की भावना का निर्माण, और चौथा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना। बताइए। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में, इसमें जो जो प्रावधान किए गए संविधान का पालन करना, ये तो व्यवस्था है। समय पर निर्धारित कर देना, इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। और समान भातृत्व एवं भावना का निर्माण की व्यवस्था की गई है। चौथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, इसकी व्यवस्था की गई है। तो बी नहीं है तुम्हारा, यही विकल्प को बताना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर अम्बेडकर का। बताइए। इसको तो आप लोग मतलब जानते हैं कि ये महात्मा गांधी का कथन है कि हमारे कर्तव्य जो हैं, अधिकारों को जो स्रोत होते हैं हमारे कर्तव्य ही हैं। विकल्प हमारा ये सही जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था? 1950 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। बताइए। इसको एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसको शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 1976 शामिल किया, तो विकल्प हमारा बी सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। उपर्युक्त मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किए गए था। दिए गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें के द्वारा, 86वें के द्वारा, 97वें के द्वारा। बताइए। इसमें क्या है ना कि वर्तमान में जो है अनुच्छेद 51 ए में है। किसमें 51 ए के तहत जो है वर्णित जो है 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा? 2000। तो हमारा विकल्प जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। और दूसरा कथन है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नैतिक कर्तव्य है। इसमें बताना है कौन से कथन सही है। केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। बताइए। इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक जो है दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो पहला कथन हमारा जो दिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए हैं, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नैतिक कर्तव्य है। सही गलत है? ये गलत है। नैतिक कर्तव्य नहीं, ये नागरिक कर्तव्य है। ये हो जाएगा। दूसरा कथन हमारा सही है। इसमें नैतिक कर्तव्य क्या क्या शामिल हैं? मतलब उसमें मूल कर्तव्य में कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं उसका पालन करना है, ये जो है ये नैतिक कर्तव्य है। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन अलनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया होता है? दिए गए नॉर्थ कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड।
बताइए। इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा जो है अपने नागरिकों को सिटीजन्स अल्मनाक नामक एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम है? तो एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। दिए गया है बर्मा समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, पुंछी आयोग, कसूरी रंगन समिति। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ये जो प्रावधान आगे एक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में कर्तव्यों को सिखाने के लिए जो व्यवस्था करने के लिए समिति गठित की गई थी, उसका नाम था बर्मा समिति। बर्मा समिति ये 1998 में इसका गठन किया गया था। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 42वें में संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है? अनुच्छेद 39 से 43 से 43 बी। कुल दिया है केवल एक और दो सही है, एक दो और तीन सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है। बताइए। तो इसमें क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 39 ये जोड़ा गया है, अनुच्छेद 43 ये जोड़ा गया है, अनुच्छेद 43 भी नहीं जोड़ा गया है। तो हमारा एक और दो सही हो जाएगा। तो विकल्प हमारा बन रहा है कौन सा? विकल्प हमारा ये बन जाएगा। 43 बी कब जोड़ा गया था? 43 बी जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, समय कब था? 2011 के द्वारा। सहकारी के मतलब जो सहकारी समिति मतलब की व्यवस्था की गई थी, ये तो हमारा सही नहीं है इसका मतलब। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है? दिए गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। विकल्प है एक, दो और तीन, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन। बताइए। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से जो संबंधित है, उसमें जो है 44वां संविधान संशोधन है, 86वां भी है, 97वें में है। तो कैसे है? तो इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया था। क्या सम्मिलित किया गया था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 में व्यवस्था की गई थी कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच जो है असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। तो और जो है 86वां के माध्यम से अनुच्छेद 45 में क्या जोड़ा गया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ये भी हमारा हो गया। 97वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 खा जो है जोड़ा ही गया था। तो तीनों हमारे सही हैं। तो एक, दो और तीन, तो हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? दिए गए अनुच्छेद और प्रावधान। इसमें दिए गए अनुच्छेद 39 गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता सुमेलित है कि नहीं? हमारा सुमेलित है। दूसरा है कि अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये सुमेलित है कि नहीं? ये भी हमारा सुमेलित है। तीसरा है कि अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, ये भी हमारा सुमेलित है। तो तीनों हमारे सुमेलित है। तो हमारा विकल्प बन जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से संबंधित हैं स्पेनिश संविधान से, आयरिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, जापानीज संविधान से। बताइए। इसमें है कि जो डीपीएसपी का जो प्रावधान किया गया था, ये पहले किया गया था स्पेन के संविधान से। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और स्पेन के संविधान से मतलब आयरलैंड के संविधान में लिया गया और वहां से भारत में लिया गया। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया है कि इनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। उपयुक्त संदर्भ है दिया गया है विकल्प में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, मूल अधिकारों का, मौलिक कर्तव्यों का, प्रस्तावना का। बताइए।
तो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया है, ये डीपीएस में किया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किया गया है। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौलिक अधिकारों की तुलना में डीपीएसपी का दायरा असीम है। दूसरा डीपीएसपी जो है मौलिक अधिकार के अधीनस्थ है। बताना है कौन कथन सही है। केवल एक, ना तो एक ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल दो। बताइए इसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों के विपरीत जो है डीपीएसपी के दायरा असीम है और यह एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है और बेहद असर पर कार्य करता है। तो पहला कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो दूसरा है कि मौलिक अधिकार जो है प्रकृति में नकारात्मक होते हैं। और क्यों नकारात्मक होते हैं? क्योंकि ये राज्य की जो सीमा होती है उस पर शर्त को आरोपित करते हैं। और दूसरी ओर जो डीपीएसपी है सकारात्मक है, जो कानून द्वारा परिवर्तित नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें से कोई मतलब एक दूसरे का अधीन नहीं है, दोनों मतलब एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे का संतुलन बनाए रखा जाता है संविधान में। तो दूसरा तुम्हारा गलत है, तो एक सही, तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन में है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सकारात्मक निर्देश है। कारण दिए भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कानून द्वारा परिवर्तित नहीं है। अब बताना है कि कौन सा सही है। कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों नहीं सही है, या फिर दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। बताइए। कथन है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। सही गलत? सही है। कारण दिए गए भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तित नहीं है। ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण सही है, लेकिन क्या है कि कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो विकल्प कौन सा बन रहा है? हमारा विकल्प बी बन रहा है। अगला प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व हैं। विकल्प है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, उपर्युक्त सभी। बताइए। इसमें है कि समाजवादी सिद्धांत पर जो अनुच्छेद हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। समाजवादी सिद्धांत पर, तो समाजवादी सिद्धांत पर अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 39 है, 41 है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 43 है, 43A है और 47 है। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? हमारा अनुच्छेद 41 भी आ रहा है, अनुच्छेद 42 भी आ रहा है और 43 भी आ रहा है। तो पर से वही हो जाएगा, विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। दिए गए हैं ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, चौथा है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन। बताइए। विकल्प है 1, 2, 3 और 4, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1 और 3। बताइए। इसमें जो दिया गया है कि गांधीवादी सिद्धांत पर कौन कौन से मतलब अनुच्छेद हैं। तो ग्राम पंचायतों गठन जो है ये दिया गया अनुच्छेद 40 में, ये तो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास अनुच्छेद कौन से में है? 43 में है, ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है, ये गांधीवादी सिद्धांत पर नहीं है। अनुच्छेद ये है 39 में दिया गया है। चौथा एक सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, 43 बी में दिया गया है, ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर है। तो 1, 2, 4 सही है, तुम्हारा विकल्प बन जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। दिए गए हैं समान नागरिक संहिता, धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, समान कार्य के लिए समान वेतन। विकल्प में है 1 और 3, 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 2 और 4। बताइए। इसमें जो है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत जो आधारित हैं वो है समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 में दिया गया है, ये तुम्हारा शामिल है। धन को संकेंद्रित होने से बचाना, ये तो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है, ये नहीं है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी शामिल है। किसमें है? अनुच्छेद 39 में शामिल है। चौथा समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 में है, ये भी नहीं सम्मिलित है। ये भी जो है कि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित। 1 और 3 सही है हमारा,
विकल्प हमारा ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसका कथन है ये? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, के टी शाह। बताइए। इसमें जो दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये जो कथन है के टी शाह का है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। उपयुक्त कथन है डॉक्टर अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, के एम मुंशी का, के टी शाह का। बताइए। इसमें जो दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कथन जो है बी आर अम्बेडकर का है। तो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, ये प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। बताइए। तो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में उसका प्रावधान है। तो हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में, उपराष्ट्रपति में। बताइए। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 52 में कहा भी गया है कि भारत का राष्ट्रपति के इसमें है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित है कौन कौन? सभी लोकसभा सदस्य, सभी राज्यसभा सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो विकल्प है केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, उपरोक्त के नहीं, कोई नहीं। बताइए। अब इसमें जो दिए गए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण कौन कौन होते हैं? तो इनके जो निर्वाचक गण होते हैं तो सभी लोकसभा के नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित। ऐसे ही राज्यसभा में होता है। तो पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी। और तीसरा पे दिया गया कथन में कि राज्य विधान परिषद नहीं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो तीसरा हमारा गलत है। तो ऊपर कोई नहीं, विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। दूसरा कथन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में खुली मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें बताना है कौन सा सही है? केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, 1 और 2 दोनों, केवल 2। बताइए। तो पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सही है गलत है? ये हमारा सही है। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में खुली मतदान प्रक्रिया नहीं, ये हमारा गलत है। ये होता है गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा। तो दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही है। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। बताइए। बताइए कौन सही है? तो इसमें क्या है, ये अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या दिए गए? अनुच्छेद दिए गए राष्ट्रपति पदावधि। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, दिए गए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है? दिए गए अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 64 में। बताइए। तो अनुच्छेद में क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किसमें दी गई है? ये अनुच्छेद 61 में दी गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की इसमें जो है प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। तो हमारा विकल्प जो है ये सही होगा। अनुच्छेद 62 में क्या है कि जो रिक्ति होती है, मतलब उसमें क्या है कि आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए जो है निर्वाचित व्यक्ति के कार्यकाल को है जो बताया गया है।
तीसरा में क्या है कि भारत का उपराष्ट्रपति की भी इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। चौथा क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेय सभापति होता है। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 संबंधित है दिए गए राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से, राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति से, राष्ट्रपति की अर्हता से, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से। बताइए। अनुच्छेद 57 जो है भारतीय संविधान जो दिया गया है, इसमें प्रावधान है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मतलब उसकी योग्यता क्या है, अर्हता क्या है। तो पहला है कि इसमें जन्म से भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना। तो बताइए इसमें कौन सही है? एक और दो, एक दो और तीन, दो और तीन, एक और तीन। बताइए। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो योग्यता है कि जन्म से भारत नागरिक, जन्म से नहीं, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले तो उससे गलत है। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए और तीसरा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्हित होना चाहिए। तो दो और तीन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। बताना इसमें कौन सही है? ना तो एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो, दोनों, केवल एक। बताइए। तो पहला जो कथन है, भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट, सही है। दूसरा कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, सही गलत? ये भी बात सही है। दोनों कथन हमारे सही है। तो विकल्प हमारा कौन सा बन जाएगा? सी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है कि यह एक पूर्णतया न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा कि इससे संबंधित संकल्प जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताना कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। बताइए। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 61 दिया गया है। क्या? अनुच्छेद 61 में महाभियोग दिए गए, आप लोग जानते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग दिए गए हैं। तो यह जो है, जो पहला दिया गया है कि यह पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया, सही गलत है? गलत है, न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है। दूसरा, किसी संबंधित संकल्प संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा है, लोकसभा में। दूसरा सही है, केवल दो सही, हमारा विकल्प डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित संकल्प के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत है। दिए गया है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3, उपस्थित हम मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 और उपस्थित हम मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1। तो बताइए इसमें कौन सही है? तो जो राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है कि संकल्प को दोनों सदनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो हो जाएगा हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके पद त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त पद को अधिकतम कितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है? दिए गए 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 माह। बताइए। तो एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद है 62, अनुच्छेद 62। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि किसी भी स्थिति में जो मतलब ये निर्वाचन होगा, मतलब उसकी रिक्ति के लिए, तो 6 महीने से पहले ही राष्ट्रपति निर्वाचन जो हो जाना चाहिए। तो विकल्प हमारा सी बन रहा है, 6 माह। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नव निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। तो 5 वर्षों का स्वतंत्र कार्यकाल, पूर्व राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अवधि और संसद द्वारा निर्धारित अवधि। बताइए। तो अनुच्छेद 62 में ही दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 62 में ही दिया गया है कि भारत यदि राष्ट्रपति पद जो है, राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उसका जो है चुनाव है 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ये तो आप लोग जानते हैं। और इसमें जो नया राष्ट्रपति चुनाव होगा
यानी जो बनाया जाएगा राष्ट्रपति अपना पद धारण करने, मतलब जब वो शपथ लेगा, पद धारण करेगा, तो उसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्षों तक पूरा होगा। तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है, भारत के प्रधानमंत्री को करता है, करता है, पहले सही है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष को जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, मतलब अपने में ही से, मतलब उनका नियुक्ति की जाती है। तीसरा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका चुनाव जो है, मतलब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक और तीन हमारा सही है, तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? दी गई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जिला न्यायालय के न्यायाधीश। बताइए। विकल्प में है दो और तीन, एक और दो, एक, दो और तीन, एक और तीन। बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उसमें जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तीसरा गलत, एक और दो हमारा सही है, तो विकल्प हमारा बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दी भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत का उपराष्ट्रपति। बताइए। तो भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विषयों के संबंध विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है? विकल्प इसमें दिया ऑप्शन में अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 87 के तहत, अनुच्छेद 86 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत। बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विषय में जो विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, उन्हीं में से 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 108 में क्या है? अनुच्छेद में 108 में दिया गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 87 में क्या दिया है कि लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र के प्रारंभ पर और प्रत्येक वर्ष के आरंभ पर राष्ट्रपति एक साथ संयुक्त संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, सदन को संबोधित करता है। अनुच्छेद 86 में दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन को किसी विधेयक संबंध में या अन्य प्रयोजन के लिए संदेश भेज सकता है। हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सूची एक में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद दिए गए, सूची 2 में संबंधित प्रावधान दिए गए। तो सूची 1 में दिए गए अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में है, आप लोग देखिए, इसमें 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट का प्रावधान है। अनुच्छेद 281 का, अनुच्छेद 281 में है, पहली बात आप लोग जान लीजिए कि 280 में जो है वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। 323 में क्या दिए गए? 23 में है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, यानी कि सिफारिशें। 340 में है पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। में तो हमारा कौन सा बन रहा है? हमारा बन रहा है 3, 2, 1, 4 बन रहा है। विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट संबंधित है? दी अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 349 का, 151, 281। बताइए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट से संबंधित है, अनुच्छेद 308 से संबंधित है। 349 में क्या है? 349 में है कि भारतीय संविधान के अंग्रेजी भाषा में किए गए संशोधन का हिंदी भाषा में अनुवादित प्रकाश करवाता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 151 आप लोग जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट है। तो अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। दिए गया है
निम्नलिखित में से किन विषय वस्तु संबंधित विधान भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? किए गए किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, धन विधेयक, राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। विकल्प है केवल एक और दो, एक एक दो और तीन, दो और तीन, एक और तीन, बताइए। तो राष्ट्रपति की मतलब ऐसे विधेयक जिसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली जाती है, उसमें आते हैं किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन वाले विधेयक भी आते हैं, पहले से ही धन विधेयक भी आता है उसी में। तीसरा जो है राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, ये भी जो है संघ से संबंधित है। तो अगर संघ से संबंधित है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जो है ली जाएगी, तो ये भी हमारा उसी में आता है। तो एक दो और तीन आता है, हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है? दिए गए विशेषित वीटो, अत्यंतिक वीटो, जेबी वीटो। विकल्प में है एक दो और तीन, एक और तीन, दो और तीन, एक और दो, बताइए। तो भारत का राष्ट्रपति जो है कौन कौन से मतलब वीटो का प्रयोग करता है? एक होता है अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो करता है। उसके बाद है जेबी वीटो का भी प्रयोग करता है। एक वीटो और है, एक वीटो है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। तीसरा वीटो जब विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया करता है, विशेषित वीटो का जो प्रयोग नहीं करता। विशेषित वीटो मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के वीटो जो है विधानमंडल बहुमत द्वारा रद्द कर सकता है। अमेरिका के ये जो मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किसी विधेयक को अपने परामर्श साथ 10 दिन के भीतर लौटा देता है। यदि दोनों सदन उस विधेयक को 2/3 बहुमत के साथ जैसे पारित कर देते हैं तो वीटो जो है रद्द हो जाता है। और भारत में जो है बहुमत की अपेक्षा नहीं की जाती है और दोनों सदन जो है विधेयक को फिर से पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोक नहीं सकता है। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति जो है मतलब अमेरिका में एक ही बार जो है वो जाता है, अगर देना हो तो अनुमति दे दो। लेकिन भारत में क्या है कि उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह जो है विशेष वीटो नहीं, अत्यंतिक वीटो प्रयोग कर सकता है। और जे वीटो, दो और तीन सही है, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? विकल्प में 123, 213, 122, 212, बताइए। तो इसको तो आप लोग जानते ही हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति प्रदान की है, तो विकल्प हमारा सही जो है। 213 में जो है राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है, ये हो गया। 122 में क्या दिया गया है? 122 में दिया गया है कि संसद की कार्रवाई की जांच न करने के लिए अदालतों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 212 में क्या दी है कि न्यायालय द्वारा जो है विधानमंडल की कार्रवाई की जांच नहीं की जा सकती है। तो हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? पहला कि जब दंडादेश जो है सेना न्यायालय ने दिया हो। दूसरा कि जब दंडादेश ऐसे विषय संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दूसरा कि उन सभी मामलों में जिनमें मृत्यु दंड का आदेश है। बताना कौन सही है? विकल्प है एक दो और तीन, एक और तीन, दो और तीन, एक और दो, बताइए। तो जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाता है उसमें जो है प्रावधान है कि जब दंडादेश जो है सेना न्यायालय ने दिया है, ये तो सही है। दूसरा जब दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर जो है संघ की कार्यपालिका का विस्तार है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा उन सभी मामलों जिनमें मृत्यु दंड का आदेश है, ये भी हमारा उसी में है प्रावधान है, तो हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना? विकल्प है लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंब, बताइए। तो इसमें जो है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो कम करने का प्रावधान है मतलब उसको कहा जाता है परिहार। और जो है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में भी मतलब अगर परिवर्तन करके और उसको कम किया जाए तो उसको कहते हैं लघुकरण कहते हैं। फिर तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? दिए गए लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद।
बताइए। तो जो है सदन में उसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ऐसा होता है सिर्फ राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला ये प्रावधान इसमें दिए गए हैं 63 में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन? लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा, एक राज्य विधानमंडल के केवल निर्वाचित सदस्य। विकल्प दिए गए केवल एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन, बताइए। अब इसमें जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है उसमें है कि लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, पहला सही है। दूसरा, राज्यसभा के केवल निर्वाचित नहीं, इसमें भी सभी होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और तीसरा, राज्य विधानसभा नहीं, राज्य विधानमंडल, ना तो राज्य विधानसभा शामिल होती है ना ही राज्य विधान के परिषद शामिल होते हैं, ये भी नहीं सही है, केवल ऐसा ही हमारा विकल्प भी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। विकल्प है एक, दो और तीन, एक और तीन, दो और तीन, केवल एक, बताइए। तो राष्ट्र उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता है भारत का नागरिक हो, तो सही है। और 30 वर्ष की उम्र, 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, कितनी, 35 वर्ष, दूसरा सही, गलत है। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो यानी कि वो योग्यता रखता हो, तीसरा भी सही है, एक और तीन सही है, हमारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, बताइए। तो उपराष्ट्रपति जब त्याग पत्र देता है अपने हस्ताक्षर से तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और ये मतलब अनुच्छेद 67 में व्यवस्था दी गई है उसकी पदावधि से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 67 में दिए गए हैं। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुनित है? प्रावधान दिए गए, संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो प्रावधान है कि वाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 352, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। बताना है कौन सा सही है यानी सुमेलित है। एक और दो, एक, दो और तीन, दो और तीन, एक और तीन, बताइए। तो अनुच्छेद 352 क्या दिएगा? अनुच्छेद 352 दिया गया है कि वाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल, तुम्हारा सही है। दूसरा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल 356 नहीं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, ये होता है संविधान जो है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, फेल हो जाता है तो उसके आधार पर आपातकाल लगाया जाए। दूसरा हमारा सुमित नहीं है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 तो आप लोग जानते हैं। एक और तीन सुमित है, विकल्प हमारा बन जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति के संदर्भ में मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन करना क्या कहलाता है? लघुकरण, परिहार, विराम, परविलंब, बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना क्या कहलाता है? परविलंब कहलाता है। विकल्प डी। इसका मतलब है कि मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना ऐसा समानता तब किया जाता है, मतलब उसके द्वारा जब दोष सिद्धि व्यक्ति क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना के लिए राष्ट्रपति को आवेदन करता है। तो विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 क्या होगा? अनुच्छेद 75 क्या कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, मतलब की जाती है। तो ये हमारा मिल जाए। अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में है कि महान्यायवादी की नियुक्ति है। अनुच्छेद 148 में क्या है? अनुच्छेद 41 में नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति जो है सीएजी। अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तीसरा हमारा क्या बन रहा है? बन रहा है 3, 2, 1, 4 बन रहा है, तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए भारत के राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? दिए गया 20-20, 40-40, 50-50, 60-60, बताइए।
इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों, कितने 50 निर्वाचक होने चाहिए, और 50 ही जो है अनुमोदक होने चाहिए। हमारा विकल्प कौन सा है? हमारा विकल्प सी से हो जाए 50-50। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। दूसरा है कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है एवं दी गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी होती है। तीसरा है कि उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 3, 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3, बताइए। तो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति दी गई है, न्यायिक शक्ति में पहला कथन दिया है कि वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। सही गलत? सही है। दूसरा कि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है एवं दी गई सलाह जो है उसके लिए बाध्यकारी है। सही गलत? गलत है। सलाह तो लेता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन उसके लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तीसरा है कि उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है। तीसरा सही है। 1 और 3 हमारा सही है। तो विकल्प कौन सा बन जाएगा? हमारा विकल्प ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित है? दिए गए अनुच्छेद 63, 64, 69 और 71 विकल्प में यानी पूर्ण दिए गए हैं 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, बताइए। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 63, इसका मतलब है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये तो जो है संबंधित है। 64 में क्या होगा? 64 में यह है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 भी संबंधित है। 69 क्या है? 69 में है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो अपने कार्यालय में प्रवेश करने पर एक शपथ, यानी कि शपथ का प्रावधान दिए गया है अनुच्छेद 69 में। 71 क्या है? अनुच्छेद 71 में है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो चुनाव होते हैं उसके विवाद का निपटारे का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 71 भी उससे संबंधित है। 1, 2, 3, 4 चारों संबंधित हैं। विकल्प हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति जो है कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? दिए गए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। विकल्प में है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, बताइए। इसमें क्या है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है उपराष्ट्रपति रहे हैं कि नहीं रहे हैं? रहे हैं। ये नहीं रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि नहीं रहे हैं, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। दूसरा जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन थे, ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। ज्ञानी जैल सिंह, ये भी नहीं थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। 1, 3 और 4 वाले जो राष्ट्रपति हैं ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है यानी पद पर निर्विरोध चुने गए थे? दिए गए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। विकल्प में है केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, 1 और 3, बताइए। तो इसमें जो है जो दिए गए हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी जो है निर्विरोध, मतलब इनका चुनाव हुआ था। हिदायतुल्लाह का भी हुआ था और शंकर दयाल शर्मा भी जो है निर्विरोध ही चुने गए थे। 1, 2 और 3 हमारा सही है। तो हमारा विकल्प जो क्या बन रहा है? हमारा विकल्प बी बन जा रहा। तो इस तरह से हम लोगों का जो है मेक IAS का यूपी PCS जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 5, जो कि पॉलिटी से ही संबंधित था, समाप्त होता है। इसको आप लोग पढ़िए
इसको सॉल्व करिए और इसका ये जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, इसमें से सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि नहीं आ रहा है या याद करना ज़रूरी है, उसको आप लोग नोट्स बनाइए और याद करिए। धन्यवाद।